किती क्वेश्चन झाले? 12. चला क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 पर मार्क करूँ गया, चांगला क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या दिया बेटा? क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया है कि ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज ऑफ 90 डिग्री. देन प्रूव दैट, प्रूव करना है हमें कि साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. क्या करेंगे? देखो, ट्रायंगल एबीसी के अंदर एंगल सी 90 डिग्री का है, मतलब पाइथागोरस तो अप्लाई होगा ही. ठीक है, प्रूव क्या करना है आपको? साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. विथ यूजुअल नोटेशन ए बी क्या होता है? लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, है ना. और कैपिटल ए कैपिटल बी क्या है? एंगल से ट्रायंगल के, है ना. तो एलएचएस ले लेते हैं. साइन ऑफ ए माइनस बी, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. अब अगर मुझे यहाँ से साइन और कॉस से अगर मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरफ जाना है तो मुझे साइन रूल और कोसाइन रूल का यूज करना पड़ेगा. तो साइन रूल के हिसाब से मेरे पास क्या है? बाय साइन रूल मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन ए बाय ए इज इक्वल टू साइन बी बाय बी इज इक्वल टू साइन सी बाय सी की जरूरत नहीं है, साइन सी है नहीं, तो दो ही मैंने रेशोज ले लिए. अब इससे मुझे क्या मिल रहा है? इस रेशो को के साथ इक्वेट करूंगा तो साइन ए का वैल्यू क्या मिल रहा है? ए के, और साइन बी का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है? बी के. ठीक है, तो साइन ए हो गया ए के, साइन बी हो गया बी के. अब कॉस बी और कॉस ए के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कोसाइन रूल. ठीक है, हाँ, तो कॉस बी और कॉस ए के लिए क्या फॉर्मूला आपके पास? कॉस बी क्या होता है? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac. और कॉस ए के लिए क्या फॉर्मूला है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc. ज्यांना पाठ नाही त्यांनी पाठ करून घ्या. उद्या परवा सुट्टी देतोय, उद्या परवा दोन्ही दिवस सुट्टी देतोय अभ्यासासाठी. घेणार होतो पण सुट्टी देतोय. बाकी लोकांना सुट्टी दिली जाऊ दे म्हटलं, तुम्ही अभ्यास करता. नवीन सर म्हणजे पोटे अभ्यास करतील ना सुट्टी दिवशी. पाहू म्हटलं करणार का? हां हां, मग काय करायचं तुम्हाला सांगतो मी नंतर, बाकीची उद्या. हां झालं. हे काय? ही साधन सामग्री आहे, बरोबर आहे, याचा वापर करूया. मग काय साइन ए म्हणजे काय लिहिणार? साइन एच्या जागेवर काय लिहिणार? ए के इंटू कॉस बी. कॉस बी काय? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac माइनस साइन बी बी के इंटू कॉस ए काय? सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc. बी बी उडून टाकूया, इकडे ए उडालं, इकडे 2c इकडे 2c, के कॉमन निघून जाईल. बरोबर आहे. दिस इज इक्वल टू काय राहिलं तुमच्याकडं? के कॉमन काढलं बाहेर तर ब्रॅकेट मध्ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दोघांचा डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर 2c है, सेम है, तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है. तो दूसरे ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोघांचा डिनोमिनेटर एकच घेतला 2c. मान्य आहे इथपर्यंत?
हाँ कौन कौन कैंसिल होते रे सी स्क्वायर चालले जातोय कोण उरते रे हाँ 2a² मायनस 2b² अपॉन 2c वरतून 2 कॉमन काढला आणि खालच्यासोबत कॅन्सल केला काय उरलं a × a² मायनस b² अपॉन c आता आपल्याला a² मायनस b² न्यूमरेटर तर भेटलेले डिनॉमिनेटरला काय पाहिजे a² प्लस b² पाहिजे कसं आणणार a² प्लस b² ट्रायंगल कसा राईट अँगल ट्रायंगल आहे ट्रायंगल abc इज राईट अँगल ट्रायंगल विथ अँगल c इज ऑफ 90 डिग्री म्हणजे तुम्ही पायथागोरसने काय लिहू शकता या अँगलच्या अपोजिट साइड c या अँगलच्या अपोजिट साइड स्मॉल a या अँगलच्या अपोजिट साइड स्मॉल b मग हायपोटेनस स्क्वेअर इज इक्वल टू a² प्लस b² दिस इम्प्लाइज k टाइम्स a² मायनस b² अपॉन a² प्लस b². या k ची व्हॅल्यू तुम्ही 1 घेऊ शकता कॉन्स्टंट आहे k काही घेता येतो ना लक्षात येते का म्हणजे तुम्हाला काय भेटलं रे a² मायनस b² अपॉन a² प्लस b² which is your r equation. समजा k इज इक्वल टू 1 मनाला पटत नसेल तर तुम्ही याच्यामध्येच काय करू शकता तुमचा जो sin a बाय a आहे sin b बाय b आहे ठीक आहे तर तुम्हाला sin a ची व्हॅल्यू लिहायची आहे तर तुम्ही राईट अँगल ट्रायंगलचा वापर करून लिहू शकता बेसिक डेफिनेशन यूज करून जसं की समजा आपल्याला दिलेले आहे आपली एलएचएस काय होती sin a cos b मायनस cos a sin b ठीक आहे राईट अँगल ट्रायंगल आपल्याकडे दिलेले आहे हा अँगल तुमचा काय आहे ए अँगल आहे हा अँगल बी अँगल आहे सांगा sin a ची व्हॅल्यू काय येईल बाय बेसिक डेफिनेशन अपोजिट साइड बाय हायपोटेनस ए अँगलचा अपोजिट साइड बाय हायपोटेनस a बाय c इंटू cos b काय आपल्याजवळ c² प्लस a² मायनस b² अपॉन 2ac मायनस sin b काय लिहू शकतो b बाय c ब्रॅकेट मध्ये a² प्लस c² मायनस b² डिवाइडेड बाय 2ac चुकीचं लिहिलं ना cos a साठी b² प्लस c² मायनस a² म्हणजे इथं काय होईल 2bc आणि हा b कॅन्सल होतो हा a कॅन्सल होतो म्हणजे तुमच्याकडे काय उरलं रे 2c² बरोबर आहे न्यूमरेटरला काय होईल डिनॉमिनेटर सेम आहे 2c² न्यूमरेटरला c² प्लस a² मायनस b² मायनस b² मायनस c² प्लस म्हणजे फायनली काय राहील आपल्याकडं c² कॅन्सल झाला a² प्लस a² 2a² b² माइनस 2b² डिवाइडेड बाय 2c². 2 कैंसिल हो गया तो a² माइनस b² c² ला लिहू शकता a² प्लस b² असं पण करू शकता काही करा ठीक है लिया चला क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या कहा है अब इसको ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे इन ट्रायंगल एबीसी cos a by a is equal to cos b by b then ट्रायंगल एबीसी इज ऑप्शन देंगे आइसोसेलेस इक्विलैटरल स्केलर ट्रायंगल कुछ भी 4 ट्रायंगल का ऑप्शन दे देंगे हटा दो इसको सर लास्ट ठीक है हाँ तो इसके अंदर क्या दिया है आपको कि cos a ट्रायंगल एबीसी के अंदर cos a by a is equals to cos b by b दे रखा है और हमें ये शो करने के लिए बोला है कि अगर ऐसा होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ये प्रूव करना है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसको आइसोसेलेस कहते हैं
तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम लोग दो साइड्स को इक्वल दिखा दें, या फिर कॉर्नर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम जो आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ रखा है स्कूल के अंदर, उसमें क्या कहा जाता है कि अगर दो एंगल्स भी इक्वल है तो भी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है, क्योंकि दो इक्वल एंगल की ऑपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती है। लेकिन हमारे लिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो साइड्स को इक्वल दिखाना आसान काम है। अब इसको देख के ही क्या समझ में आता है कि कोसाइन रूल इस्तेमाल करके देखा जाए, क्योंकि डर क्या दे रखा है, डर कॉस ए दिया और कॉस भी दिया है ना, तो कॉस ए को क्या लिख सकते हैं कोसाइन रूल से, ए स्क्वायर सबट्रैक्ट होगा, मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में से जो भी एंगल है उसका ऑपोजिट साइड सबट्रैक्ट होगा, डिवाइडेड बाय ई दोनों का 2 टाइम्स ऑफ बीसी इज इक्वल्स टू, और ये नीचे का एक, नीचे के ऊपर क्यों जाएगा, यहाँ यहीं पे मल्टीप्लाई होगा ना, डिवाइडेड बाय ए, तो इसको मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2abc, मानने गए। हाँ, cos b को क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, और ये भी 2abc। तो भाई साहब ये तो सस्ते में निकल गए। अब क्या बचा आपके पास, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, देखो इधर c स्क्वायर अपोजिट साइड में है और साइन भी सेम है, इनका भी खेल खत्म। अब क्या बचा है, b स्क्वायर इधर ले जाओ b स्क्वायर को तो 2b स्क्वायर बनेगा, और a स्क्वायर को उधर ले जाओ तो 2a स्क्वायर बनेगा, 2 को भी हटा दो, अब आपके पास बचा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो व्हाट दिस इंप्लाइज, टेकिंग स्क्वायर रूट पॉजिटिव आएगा क्योंकि लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है, तो b इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू a का मतलब क्या है, इस ट्रायंगल के दो साइड्स का लेंथ सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस। लेकिन कोई बंदा अगर जिद पे अड़ जाए कि ना मैं इसको साइन रूल का इस्तेमाल करके सॉल्व करूंगा, तो कर भाई, जिसकी जैसी मर्जी, जिसकी जैसी सोच। तो क्या करेंगे, साइन रूल क्या कहता है, a बाय साइन a इज इक्वल्स टू b बाय साइन b इज इक्वल्स टू k। तो a को क्या लिखा जाएगा, k टाइम्स साइन a, b को क्या लिखा जाएगा, k टाइम्स साइन b। अब गिवन क्या है आपके पास, गिवन है cos a बाय a इज इक्वल टू cos b बाय b, ये गिवन है। हाँ, झाली सकाळची चर्चा। तो a का क्या लिखेंगे आप लोग, a के लिए क्या लिख रहे हो, दैट इज cos a डिवाइडेड बाय a को लिख रहे हो आप लोग k टाइम्स sin a, cos b डिवाइडेड बाय k टाइम्स sin b। तो भैया के तो कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपके पास जो बचा है cos a बाय sin a इज इक्वल टू cos b बाय sin b। तो क्या किया जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin b इंटू cos a प्लस cos b इंटू cos b इंटू sin। इसको अगर आप लेफ्ट में ले आते हो तो क्या हो जाएगा, sin b cos a माइनस cos b sin a। तो ये किस कंपाउंड एंगल का एक्सपांशन है, sin ऑफ a माइनस b का, तो sin ऑफ b माइनस a का एक्सपांशन हो गया, sin ऑफ b माइनस a लिख सकते हो, विच इज इक्वल्स टू 0 को लिखेंगे sin 0। व्हाट दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज दैट b माइनस a मस्ट बी इक्वल्स टू 0, दैट इज b इज इक्वल्स टू a। तो अगर दो एंगल किसी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब उसकी ऑपोजिट साइड जो है वो लेंथ में सेम है, कॉर्नर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं। तो दिस आल्सो इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। सेकंड मेथड मतलब मेथड बोल सकते हो, या फिर ऐसा है कि इसको हमने कोसाइन रूल का इस्तेमाल करके सॉल्व किया, इसको साइन रूल का इस्तेमाल करके किया। एक बार अगर बात समझ में आ गई तो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। आगे थोड़ी जगह है उसका भी इस्तेमाल करेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इन ट्रायंगल ABC इफ ट्रायंगल ABC के अंदर अगर sin 2a प्लस sin 2b इज इक्वल टू sin 2c दिया है तो क्या शो करना है, देन शो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। देखो किसी ट्रायंगल के अंदर ये चीज घटित हो रही है, क्या घटित हो रहा है,
sin 2a प्लस sin 2b इज इक्वल टू sin 2c आ रहा है। तो आपको ये दिखाना है कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक एंगल 90 डिग्री का दिखाना पड़ेगा। तो दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो इसको देख के किसकी याद आनी चाहिए? sin c प्लस sin d की। तो क्या फॉर्मूला होता है sin c प्लस sin d का? 2 टाइम्स sin c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2 is equals to sin 2c। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे रखते हैं, जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होता तब तक इसको हाथ नहीं लगाएंगे। अब ये 2 ऊपर से कॉमन निकल गया, नीचे वाले के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर से कॉमन निकल गया, नीचे वाले के साथ कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास? 2 टाइम्स sin a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b इज इक्वल टू sin 2c। चलिए sin 2c को लिख देते हैं 2 sin c इंटू 2 sin c इंटू cos c। एडजस्टमेंट 2 हटा दो। अब क्योंकि ये ट्रायंगल ABC है तो भैया a प्लस b को क्या लिख सकते हैं? a प्लस b प्लस c, ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन होगा 180, मतलब पाई बोल दो। तो a प्लस b को रिप्लेस किया जा सकता है पाई माइनस c से। तो साइन ऑफ आपको मिलेगा पाई माइनस c इंटू कॉस ऑफ a माइनस b विच इक्वल टू साइन c इंटू कॉस c। अब साइन ऑफ पाई माइनस c क्या होता है? साइन सी होता है। काही जण बोलत नाहीये, काही जण मुख गिळून गप्प बसलेले म्हणजे आणखी पण फॉर्म्युले व्यवस्थित केले नाहीये। माझ्याकडे पाहू नका, माझ्याकडे पाहून काय होणार नाहीये, फॉर्म्युले करावे लागतील। काय आयुष पुढे पुढे नुसतं मागं बसायचं, काय करावं आपल्या मानसिकतेला? माग बसून जायचं। काल मी नाटक पाहायला गेलो होतो छत्रपती संभाजी महाराजांचं। तिथे VVIP सीट होते पहिले लाईनीमध्ये, मी गेलो तिथे जाऊन बसलो डायरेक्ट। म्हणजे ऍक्च्युली नियमानुसार माझं जे तिकीट होतं ते सेकंड रो मधलं होतं, म्हणजे समोर असे भारी भारी सीट ठेवलेले होते ना मोठ्या लोकांसाठी। आणि त्याच्यानंतर आमची लाईन चालू होती। मी भारीतलं तिकीट काढलं होतं, पण एवढं भारी नव्हतं की त्या लाईन मध्ये बसावं, पण कॉन्फिडन्स बघू वाटलं उठील तर जाऊ मागे, जाऊन बसलो डायरेक्ट। जायचं त्याला काय होते, जाऊन बसलो पहिल्या लाईन मध्ये आणि बसलो कॉन्फिडन्स मध्ये। ते समोरच्याला उठा म्हणता बी येणार झालं, बघितलं समोर बसून पूर्ण। पहिली लढाई तिथे जिंकावं लागते ना। तुम्ही क्लास मध्ये येतात गपचूप घरी बसायचं, आपलं मागे येऊन बसायचं, पहिले मागं बघायचं का बरं? लक्ष येते? ठीक आहे, तुम्ही मागं कम्फर्टेबल असताल वगैरे ती गोष्ट वेगळी, पण जर भीतीमुळे करत असेल तर तसं करू नये, माझं हे म्हणणं। लक्षात येते का? साइन सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन सी इंटू कॉस सी। साइन सी ला कॅन्सल करू शकतो का रे? करू शकतो का? कारण सी एंगल 0 असू शकतो का? नहीं। सी जर 0 झालं तर ट्रायंगलच फॉर्म होणार नहीं, और C जब 0 होगा तभी इसको कैंसिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि कैंसिल करने का मतलब होता है कि उस नंबर से आप दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हो। तो 0 से तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है, और साइन C 0 नहीं है तो डिवाइड कर सकते हैं। तो साइन C को आपने हटा दिया। अब क्या बचा आपके पास? cos ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू cos C। अब दोनों तरफ cos है और दोनों के बीच में इक्वल साइन है, इसका मतलब क्या हुआ? ये एंगल इसकी बराबरी कर रहा है। तो अगर बराबरी कर रहा है तो दिस इंप्लाइज A माइनस B इज इक्वल टू C। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ दैट इज A इज इक्वल टू B प्लस C। मतलब अब यहाँ आपके पास A प्लस B प्लस C 180 है। अब ट्रायंगल के अंदर दो एंगल का एडिशन तीसरे के बराबर आ रहा है, तो B प्लस C की जगह अगर आप A को रिप्लेस कर देते हो, आपके पास A इज इक्वल टू क्या है? B प्लस C। आपके पास ट्रायंगल ABC के अंदर क्या है? A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 है, पाई है। लेकिन B प्लस C को आपने क्या लिख दिया? B प्लस C को क्या लिख दिया? A को रिप्लेस कर दिया, तो 2A इज इक्वल टू पाई। तो A इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? पाई बाई 2। तो खत्म हो गया। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एक एंगल कितना बन गया? पाई बाई 2, मतलब 90 डिग्री का बन गया। ठीक है, लिखिए। चलिए इसको हटा रहा हूं मैं अभी।
क्या लगता है आपको क्या यूज करना चाहिए 16 के अंदर? cos स्क्वायर c ध्यान डालो cos स्क्वायर c, ठीक है। हाँ, क्या किया जाए? आपको क्या करना है, इसको प्रूव करना है, मतलब एलएचएस को लेके जीरो लाके दिखाना है। हाँ, क्या लगता है कोसाइन रूल इस्तेमाल करना सही रहेगा? सही रहेगा? नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि उसका स्क्वायर दे रखा है भाई, वो पहले से स्क्वायर में होता है, उसके और सिर के ऊपर 4 आ जाएंगे, फिर तो और दिक्कत हो सकती है। तो क्या किया जा सकता है? साइन रूल अप्लाई करते हैं। देखो अल्टीमेटली टारगेट क्या है, सबको जीरो में ले जाना है। जीरो में ले जाने के क्वेश्चन बहुत बढ़िया होते हैं, सब कैंसिल हो जाता है। जबरदस्ती नहीं करना है, कायदे से, है ना, कायदे में रह के कैंसिल करना है। तो देखिए साइन रूल का इस्तेमाल किया जा सकता है, ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी इज इक्वल टू ए। तो ए को क्या लिखेंगे? के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और ब्रैकेट के अंदर अब देखो आपको सारा कैंसिल ही करना है, जीरो में ले जाना है, तो सबको साइन में ही लाते हैं ना, सबको साइन में लाया जाए। तो इसको cos स्क्वायर बी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस ये क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर सी म्हणजे 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। तुम्ही काही बोलले बरं का, घोड़ा घोड़ घालून टाकू लागले। बी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, और इनटू ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? cos स्क्वायर सी के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर सी माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। डायरेक्ट लिखूंगा, माइनस में मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, और लास्ट में सी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। हाँ बेटा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर बी। याचा तर खेळ जागेवर संपला, एकचा खेळ जागेवर संपला। अब क्या? अब के स्क्वायर को कॉमन निकालो सब में से, के स्क्वायर कॉमन निकल गया, साइन स्क्वायर ए इंटू माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो गया। फिर साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर सी को मल्टीप्लाई किया तो प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी, फिर प्लस साइन स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये प्लस है ये माइनस है, साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर सी, फिर ये साइन स्क्वायर बी इंटू प्लस लिखते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए। अब अगेन ये क्या? प्लस इंटू माइनस, माइनस साइन स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर ए, फिर ये प्लस साइन स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर बी। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन में देखने की जरूरत नहीं होती, सीधा के इंटू जीरो लिख सकते हो, आने वाला है वैसे भी। देख लो, साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, इसका जुड़वा ढूंढना है, साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, तो ये कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर सी, ये देखो इसके साथ, इसको क्या देखना है अभी, ठीक है, हो गया। हाँ, आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर विद द यूजुअल नोटेशन शो दैट, विद द यूजुअल नोटेशन शो करना है कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू tan ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू tan बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू tan सी। अब बात को समझिए कि इसको अगर हमें प्रूव करना है तो तीनों को लेके तीनों का कुछ ना कुछ नतीजा आएगा, तीनों का सेम नतीजा आता है तो तीनों एक दूसरे के बराबर है, इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सी स्क्वायर ए माइनस ये वाला टर्म सबसे पहले लेंगे और इसको डिराइव करेंगे सर्टेन लेवल पे, कुछ रूल वगैरह लॉ अप्लाई करके, साइन रूल कोसाइन रूल कुछ ना कुछ अप्लाई करके उसको
कुछ एक सर्टन स्टेज तक लाके रख देंगे, फिर देखेंगे कि इसको भी लेके क्या वहीं तक पहुंचा जा रहा है और इसको भी लेके वहीं तक पहुंचा जा रहा है। अगर तीनों के लेके पहुंचा जा रहा है तो इसका मतलब तीनों भी इक्वल हो गए, ठीक है। हाँ, तो चलिए फिर सबसे पहले लेते हैं पहला टर्म, फर्स्ट टर्म ये वाला। तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, कुछ बोलना है पहले ऐसे लेते, लेट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू tan a, so which is equals to c square minus a square plus b square into tan a को क्या लिखा जा सकता है, sin a by cos a। तो c square minus a square plus b square into sin a क्या होता है, a के भी sin a by a by sin रूल। ओ भाई sin a by a sin b by b sin c by c इज इक्वल टू k। इस रेशियो को इसके साथ इक्वेट कीजिए, sin a इज इक्वल टू a के, ठीक है। तो sin a इज इक्वल टू a के हो गया, और cos a के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अरे ये तो सेम निकल गया, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या मिला है 2abc। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को भी उसी के वही आता है कि नहीं, देखना आता है, मैं बोलता हूँ आता है करके देखो, अगर करके देखें देख ले लो इसको। नेक्स्ट क्या लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू tan b, करके देखो 2abc क्या आता है, sin b बाय cos b लिखेंगे, sin b को लिखेंगे b के, cos b को लिखेंगे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2ac ऊपर जाएगा, तो 2abc k हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली लास्ट का क्या होगा, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू tan c इज ऑल्सो इक्वल टू 2abc k। अब ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में पूछा जाए तो इसको इक्वेशन 1 बोलिए, इसको 2 बोलिए, 3 बोलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 ना 2 ना 3 ना, ये तीनों भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिया 18 के अंदर, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC इफ क्या, इफ a into cos square c by 2 plus c into cos square a by 2 is equals to 3b by 2, then prove that ABC are in AP। हाँ, चलिए अब आगे फॉर्मूला का इस्तेमाल हो गया यहाँ पे। वैसे हमारे पास हाफ एंगल के फॉर्मूला है, लेकिन उसके अंदर एस आता है। ये तो ठीक है कि स्क्वायर दिया है तो ऊपर का स्क्वायर रूट हट जाएगा और कुछ काम किया जा सकता है, तो हाफ एंगल का फॉर्मूला इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसको ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके करना है तो कैसा, हाँ, कल जो मैंने फॉर्मूला लिख के दिए थे तो उसमें क्या होगा, मैंने एक फॉर्मूला लिख के दिया था 1 माइनस कॉस 2 थीटा, जिसको हम लोग लिखते थे 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक था, देखो ये फॉर्मूला मैंने बताया था याद रखने के लिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर है क्या, नहीं, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ जो भी एंगल है उसका हाफ यहाँ आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे थीटा ले लेता हूँ, सिर्फ 1 प्लस कॉस थीटा लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो क्या आपको यहाँ पे c बाय 2 नहीं दिखाई दे रहा, तो कॉस स्क्वायर c बाय 2 को अगर मुझे लिखना है, कॉस स्क्वायर जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कॉस स्क्वायर c बाय 2 लिख देता हूँ, तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस कॉस c, और क्योंकि यहाँ पर 2 मौजूद नहीं है तो 2 को इधर ले जाइए, जादू जादू, आगे कुछ नहीं।
अभी भी कुछ लोगों के चेहरे के ऊपर वो एक्सप्रेशन है कि जादू वाला, क्यों? क्योंकि फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहा हूँ कि फॉर्मूले अच्छे होने चाहिए। तो ठीक है, तो ये समझ में आया? इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको रखूंगा तो आप लोग फिर फॉर्मूले याद नहीं करेंगे। अब सीधा लिख देता हूँ मैं, a इंटू कॉस स्क्वायर c बाई 2 को क्या लिख रहे हो? 1 प्लस कॉस c बाय 2 प्लस c इंटू यहाँ क्या आएगा? 1 प्लस कॉस a बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू 3b बाय 2। यहाँ कोई हमें प्रूव नहीं करना है, ये इक्वेशन दे रखा है हमें, ABC जो ट्रायंगल की साइड से वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना के ये प्रूव करना है, ठीक है ना? हाँ, तो भाई साहब अब आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो? एक तो कोसाइन रूल अप्लाई कर सकते हो, कर सकते हो। चलो सबसे पहले तो 2 कॉमन निकलेगा और इस 2 के साथ में चला जाएगा, है ना? हाँ, और फिर क्या करेंगे? a प्लस a cos c, मान लो कोसाइन रूल अप्लाई नहीं किया, a से अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस c cos a इज इक्वल टू 3b। अब थोड़ा ये दोनों एक सरीके लग रहे हैं, इनको हटा देते हैं और इन दोनों को साथ लिखते हैं, a cos c cos a इज इक्वल टू 3b। इसको देख के किसकी याद आ रही है? प्रोजेक्शन रूल। क्या कहता है प्रोजेक्शन रूल? a cos c cos a, मतलब ये किसके बराबर है? b के बराबर है, b के बराबर है। तो क्या लिखेंगे? दैट इज a प्लस c प्लस ये क्या है? ये पूरा का पूरा किसके बराबर है? ये पूरा पूरा बराबर है b के, सॉरी स्मॉल b के, which is equal to 3b। बस b को राइट हैंड साइड में ले गए, तो a प्लस c इज इक्वल टू 2b। तो अगर a प्लस c इज इक्वल टू 2b आ रहा है, इसका मतलब a b c ap बना रहा है। दिस इंप्लाइज a b c आर इन ap। क्यों? क्योंकि अगर 3 नंबर्स ap में होते हैं तो बीच वाले का 2 टाइम्स एंड नंबर्स के एडिशन के बराबर होता है। तो यहाँ किसका 2 टाइम्स आ रहा है? b का आ रहा है, दैट मींस b बीच वाला नंबर है और a एंड c फर्स्ट एंड थर्ड टर्म होंगे, ठीक है? हाँ हाँ भाई, तुझे पूछता, हाँ समझते क्या? चेहरे और एक्सप्रेशन ना समझते सर के, जो आप कह रहे हो वो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ मैच होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल खत्म हुआ है, बोल सकता हूँ। तो आप लोगों का काम क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इन दोनों के सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कीजिए। उसमें से जो जो क्वेश्चंस आपको सहज नहीं है आपके लिए, उसको मार्क करके रखिए ताकि रिवीजन के समय में आप उसको फिर दोहरा सको और उसको आपके लिए ट्रिवियल बना सको, ठीक है? हाँ, अभी क्या टाइम हो रहा है? 8:20, वो काफ़ी टाइम है वहाँ पर, 25 मिनट, ठीक है? मिसलेनियस के इसके ऊपर डिपेंडेंट के क्वेश्चन कर देते हैं जिसमें आप लोग सहायता करोगे सॉल्व करने के लिए। देखते हैं अभी कितना आप लोगों ने अच्छे से किया है, ठीक है? किया है किसी ने सॉल्व? मिसलेनियस में ऑब्जेक्टिव दिए हुए थे क्वेश्चन, तो काय दो मना है? मला सांगा, आता पहिला प्रश्न आहे बघा, आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। जिन लोगों को आता है वो मेरी तरफ ध्यान ना देते हुए खुद अपना सॉल्यूशन लिखेंगे, जिनको नहीं आता है वो मेरे तरफ देखेंगे, मैं समझ जाऊंगा किस किस को नहीं आता है। जिनको आता है वो अपना अपना सॉल्व करेंगे। क्या करना है इसके अंदर?
क्वेश्चन है कि बेटा द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ढूंढते समय हमें पता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब 0 से 360 के बीच का वैल्यू होता है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके की इक्वेशन में sin थीटा इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा माइनस 1/2, साइन के कौन सा एंगल का वैल्यू होता है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो sin 30 हो गया 1/2। लेकिन भाई साहब थीटा इज इक्वल्स टू π/6 नहीं बोला जा सकता क्योंकि ये साइन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव बनाने की कौन से हमारे पास तरीके हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? सबसे पहले ये देखना है कि साइन, ये जो नेगेटिव दिख रहा है, साइन रेशियो नेगेटिव है ना, तो साइन रेशियो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, पहले और दूसरे में तो पॉजिटिव होता है। तो साइन आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए विदाउट चेंजिंग रेशियो ओशो कोई भी रेशियो चेंज, वो मतलब ये रेशियो ऐसे ही रखना है ना कि एक तो साइन का कॉस बनाना है, तो विदाउट चेंजिंग रेशियो हम थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को कैसे दिखा सकते हैं, तो ये बन जाता है π+θ और ये बन जाता है 2π-θ। मतलब अगर आपके पास माइनस साइन थीटा है तो उसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ π+θ, साइन ऑफ π+θ मतलब π+θ 180+θ, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल की बात कर रहे हो आप। ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, और साइन क्या है, थर्ड में नेगेटिव, तो साइन ऑफ π+θ को माइनस साइन थीटा लिखा जा सकता है क्योंकि पाई आ रहा है तो रेशियो चेंज नहीं होगा। सिमिलरली आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो लिखने के लिए कि आप माइनस साइन थीटा को साइन ऑफ 2π-θ भी लिख सकते हो। तो अब आपको क्या करना था, इस माइनस साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना था, माइनस साइन π/6 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना था। मतलब आपको इसको ऐसा लिखना है या फिर इसको ऐसा लिखना है। अब दिया गया इक्वेशन है आपके पास साइन थीटा, तो आप दिस इज इक्वल टू, ये आपके लिए माइनस साइन थीटा हो गया, तो आप इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ देखिए साइन ऑफ π + π/6 लिखेंगे इसको। बताइए ये समझ में आ रहा है कि नहीं? माइनस साइन थीटा को रिप्लेस किया आपने साइन ऑफ π + θ से, तो ये एक तरीका हो गया। या फिर आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, फिर आपके पास माइनस साइन है, इसका इस्तेमाल कीजिए साइन ऑफ 2π - π/6। माइनस साइन थीटा था ना, इसको पॉजिटिव बनाना था, तो माइनस को पॉजिटिव बनाने तो या तो ये वाला एंगल पाई में ऐड कर दो या फिर ये वाला एंगल 2π में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ओए ये बोलना करे ना, हम तो आने लगा डायरेक्ट आ रहा था स्मार्ट तो डायरेक्ट नो इंटरवल बीच में। तर काय होतं मग, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ, अरे याच्या खाली काही नाही म्हणजे 6π + 1π 7π/6, 7π/6 म्हणजे लय मोठा एंगल नहीं है, π/6 म्हणजे 30, 30 × 7 2 and 0, मतलब 0 और 360 के बीच का है। हाँ, तो अब ये साइन हो गया, ये साइन हो गया, बीच में इक्वल साइन है, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब थीटा कितना हो गया 7π/6। अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं होता, 0 7 12 12 नहीं केला 11π/6 साइन ऑफ 11 π/6, मतलब आगे 330 डिग्री है, 0 360 के बीच का है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा क्या हो गया 11π/6। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या आ गया, 7π/6 11π/6। तो ऑप्शन क्या है, बी। आई बात समझ में? काही जण विसरले होते ना, तो आयुष्मान विसरलो होता, आया था, भूल गया तू, शुरुआत में बोला था, थोड़ा सा बोला था, एकदम ब्लैंक हो गया था क्वेश्चन देखिए इसमें, अरे ये कैसे करेंगे। तो भैया क्वेश्चन नंबर 2 आता बघा, आता फोन करते। हां, शेवटच्या दिले मजा चालू बरं का, शेवटच्या ते मजा करायला। The principal solution of equation cot theta is equal to √3। ए वो मला cot नाही आवडत, cot नाही आवडत, मी त्याला tan लिहित असतो। काय म्हणते ते, आपलं सारखंच आहे मग। cot theta is equal to √3 आहे, cot theta √3 आहे। आता cot आपल्याला आवडत नाही म्हणजे cot च्या वेळी कोण लक्ष ठेवतं आजच्या जमान्यात, आपण लिहिलं साइन कॉस, लय झालं टॅन।
त्याच्या पुढे आपल्या लक्षात राहतं का व्हॅल्यू, मग आपण हे बाय ते बाय ते करून लक्ष ठेवतो. मग tan थीटा इज इक्वल टू उलटे केलं तर हे काय होते 1/√3. मग tan च्या कोणत्या अँगलची व्हॅल्यू 1/√3 येते 30. ते बी मी कसं काढतो sin बाय cos. sin 30 1/√3/2 2 कॅन्सल 1/√3. ओके चला मग काय झालं tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 म्हणजे π/6. चला एक सोल्यूशन तर भेटलं. एक सॉल्यूशन भेटला ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन काढायचं है. हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखना है इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का. तो एक सॉल्यूशन तो आ गया π/6 30 डिग्री. अब दूसरा लिखना है तो आगे हम क्या करेंगे, tan पॉजिटिव कहाँ होता है ये देखेंगे. थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है या फिर फर्स्ट में होता है. ये फर्स्ट वाला एंगल तो मिल गया. अब थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल अगर लेना है तो π प्लस थीटा लिखते हैं हम लोग. तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ π प्लस π/6. ये भी इसकी बराबरी करेगा. ठीक है, तो ये क्या बनेगा tan ऑफ 7 π/6. तो मतलब थीटा आपका एक तो बन गया π/6 या फिर बन गया 7 π/6. तो दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए. एक आ गया 30 डिग्री और दूसरा आ गया 210 डिग्री का. तो π/6 एंड 7 π/6 ऑप्शन नंबर ए. ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. आगे बढ़े. बोर्ड जशाल तशी येतात बरं ते. बोर्डामध्ये 16 मार्काला असतात ऑब्जेक्टिव्ह. 16 म्हणजे एखादं कुठं निवड गैबाना असेल निवड ऑब्जेक्टिव्ह वर पास होऊ शकते. 16 16 32 नाही सॉरी 16 दोन्ही पेपरचे मिळून 8 असतात. पहिला सेक्शन 20 मार्काचा असतो. सेक्शन ही 20 मार्काचा असतो ज्याच्यामध्ये दोन सब क्वेश्चन्स असतात. एका क्वेश्चन मध्ये 8 ऑब्जेक्टिव्ह असतात 2-2 मार्काला एक, आणि ते सरळ सरळ पुस्तकातल्या मिसलेनियस मध्ये टाकलेले असतात. बरोबर आहे. आणि एक मार्काचे 4 प्रश्न असतात. लक्षात येते का. मग त्याच्यामध्ये अशा टाइपचे प्रश्न विचारू शकतो एक मार्क मध्ये. मग असं 20 मार्काचं पहिलं सेक्शन असतं. हा बरोबर आहे ना रे, होतं ना 5. 16 मार्क ऑब्जेक्टिव्हचे आणि 20 मार्क कॉलेज वाल्याचे 36. साला ना काट और पास 36 आ गए थे उसके. 75% वो सीडी में 85 लगते. काही विनोद माने नाही आला. अरे ते झालं ते सरकार गेलं ना, सीधे सरकार आलं ना. त्यांच्या वेळेस एज्युकेशन मिनिस्टरने सांगितलं होते, त्याच्यानंतर काही पुढे झालंच नाही त्याचं. बर जे असेल ते, पण मी एक सांगू का, बोर्डात मार्क घेणं एवढं अवघड नाही बरं का. बोर्डात मार्क घेणं एवढं अवघड नाहीये. खास कर मॅथ्स मध्ये तर नाहीच आहे. मॅथ्स मध्ये 80 कशी मिळू शकते, आणि फिजिक्स मध्ये पण केमिस्ट्री मध्ये घरी येऊ शकतं. बीट्स के लिए कितना लगता है? बीट्स के लिए क्या? हाँ बोर्ड के बीट्स में तो मैंने ऐसे भी सुना है कि अब चलो मेरा अज्ञान नहीं सामने रखता हूँ. मैंने ऐसे सुना है कि जो स्टेट टॉपर होता है उसको डायरेक्टली एडमिशन मिलता है, तो लग जाओ तैयारी. उससे अच्छा इधर निकाल लो, ये निकल जाएगा, है ना. लेकिन एक बात बताऊं, हाँ भाई ठीक है. ये काय म्हणते ते ऐकवर. नाही आणखी मला माहित नाही, उगाच त्याच्यावर बोलणं व्यवस्थित नाही राहत. बघू तुम्हाला मी एक सांगू का, ह्या भानगडीत मी ह्या मताचा माणूस आहे. रिकाम्या गोष्टीचा ताणच घ्यायचं नाही बरं का. मला एक कळतं, 75% धरून चालायचं डोक्यात का बा आपल्याला 80% बॉर्डर घ्यायचे, संपलं विषय. तुम्हाला काय करायचं करताय. हा जर समजा ते म्हणते की आम्ही 50% धरूच बॉर्डरचे मार्क, मग तर आणखी सोपं आहे ना. घेऊन टाके 100%, त्याला काय होते. नुसतं इथं उचलून तिकडे लिहायचं तर एवढं काय, ते झेरॉक्स सारखं काम असतं. इकडून वाचा तिकडे जाऊन लिहा. ते काय आयआयटीचा पेपर आहे का, किंवा ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन आहे जिथं डोकं लावायचे. बने बनाए क्वेश्चन होते. थ्योरी भी क्वेश्चंस रहे तो भी थ्योरी अगर मतलब आप अगर लिख सकते हो ढंग से, थोड़ा फास्ट,
जसं आम्ही लहान असताना उन्हाळ्यात सुट्ट्या झाल्या, शाळा चालू झाली की आम्ही लिहितच येत नव्हतो 2-3 दिवस. कारण म्हणजे आम्ही ते दिसूच देत नव्हतं डोळ्यासमोर. पुस्तक वही ते उन्हाळ्यात सुट्टी लागली बघायचंच नाही त्याच्याकडे. तर ते भयानक होऊन जायचं शाळा चालू झाली. आता तोंड वाकडं व्हायचं लिहिताना रुटीन मध्ये येईपर्यंत. तसा काही तुमचा सीन असत येत असताना मग वेळ पुरत नाही बरं का, ते लक्षात घ्या. म्हणजे पेपर जरी तुमचा 80 मार्काचा असला तरी लिहायचं एवढं असतं. म्हणजे त्याच्यामध्ये सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बी महत्वाचं असतं. उगाच एखादं लेंदी क्वेश्चन 3 मार्काचं धरलं बसले तरी त्याला अर्धा तास ते काही केलं नाही. आलं लक्षात. पण होतो मॅनेज, म्हणजे सहजरित्या लिहिता येतो. PCM 100 घेऊ शकतात, बरेच मुलं घेतात. म्हणजे 99-98% तर PCM मध्ये येतातच. कारण 20-20 मार्क कॉलेज कडून भेटतात. मॅथ्स मध्ये 80 पैकी 80 येतातच. म्हणजे माझ्याकडे शिकणारा असेल तर 80 पैकी 80 येतातच. तुम्हाला जेवढं सांगितलं तेवढं केलं तर. आणि फिजिक्स केमिस्ट्रीचं सुद्धा शेवटच्या 2-3 महिन्यामध्ये जर समजा तुम्ही अपेक्षित धरून चालले तर तुम्ही लिहू शकता पूर्ण. आणि असं मी 3 वर्षभर गोट्या थोडी घ्यायचं करतातच ना फिजिक्स केमिस्ट्रीचा अभ्यास. म्हणून ते होऊन जातं. मला काही एवढं अवघड वाटत नाही. PCM मध्ये 100%. आणि आजकालची जनरेशन इंग्लिशवाली जनरेशन आहे. माझ्या वेळेस तरी म्हणजे आम्ही मराठी मीडियम मधून आलेलो, इंग्लिश आमची थोडी बरंच होती. जर कंटिन्युअस कोणी बोलायला लावलं 10 मिनिटात जिकडे तिकडे होईल. एवढं इंग्रजीचं कमी होतं. आम्हाला इंग्रजीचा पेपर द्यायचा म्हणजे तरी बी मी जास्त नव्हता अभ्यास केला, 2 दिवस केला होता. तरी 100 पैकी 82 मार्क आले मला. म्हणजे आले होते, पण ते सोपं असतं ना. वरती पॅराग्राफ दिलं त्यालाच वाचायचं आणि खाली प्रश्न असतो, वरचेच उत्तर खाली लिहायचे. आणि बऱ्याच वेळेस समजा अनसीन पॅसेज असायचे ज्याच्यामध्ये शब्दसाठा कमी असल्यामुळे कळायचं नाही. मग अशा वेळेस मी काय करायचो, प्रश्न पाहायचं, सेम मॅच करायचं, पण असं होत नाही बऱ्याच वेळेस. 12वी पर्यंत तेवढं व्होकॅब्युलरी होऊन जातं तयार माणसाचं आणि ते ठीकठाकच पॅसेज टाकतात अनसीन. बाकी एक मी गेलो होतो, मला कवींचं कधी म्हणणंच कळलं नाही. पोएट जे असतात त्यांना नेमकं काय म्हणायचं असतं ते कळतच नाही. म्हणजे मला नाही कळत. काहीतरी खूप डेप्थ मधली गोष्ट बोललेली असते कमी ओळीमध्ये. आणि आपल्याला कसं आहे, आपल्याला गोष्टी टाईप समजून घ्यायची सवय लागली. मी काय करायचो, तुमच्या पाठ्यपुस्तकामधल्याच बुक मधल्याच कविता असतात, 2 पोएम देतात ते आणि त्याच्यावर प्रश्न विचारले असतात. मी काय केलं होतं, जेवढ्या कविता दिलेल्या इंग्लिशच्या पुस्तक 12च्या सगळ्याचं नवनीत मधून मराठी भाषांतर वाचून गेलं होतं. मराठी ट्रांसलेशन पढ़ के जाने का तो समझ में आया था कवि का सेंट्रल आइडिया क्या है, क्या कहना चाहता है, इतने कम शब्दों में वो क्या कहना चाहता था, वो एक बार पकड़ लिया, फिर लिख दो आप ऐसे उसके ऊपर अपनी मर्जी से, ठीक है। तो अगर वो होता भी है क्राइटेरिया लागू तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। और देखो जो भी होगा सबके लिए होगा, तो रिलेटिव कंपटीशन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपके साथ होगा वही दूसरों के साथ भी होगा। मला म्हणायचं कमीचा विचार काय आला करायचं, खाताना कमीचा विचार करतो का आपण? लग्नात गेलो समजा तिथं समजा वाढणारे नाही, वाढणारे बी असतील किंवा ते असतं लावलेलं का बुफे का बुफेट प्रॉपर वर्ड नाही माहिती मला, पण टेबल लावले असतं आपण शिलकच घेऊन येतो ना, तिथे विचार करतो का आपण नाही मिनिमम क्रायटेरिया काय आहे, मिनिमम क्राइटेरिया 75% है, तो असं म्हणतो का आपण मिनिमम लेते हैं मतलब एक आदमी को कितना मीठा खाना चाहिए, एक जलेबी ले ली ऐसा नहीं करते ना, ले लो भाई भर दो, और डिरेक्ट में नहीं बोलता साइड में एडजस्ट करते हैं, तो वहाँ मिनिमम नहीं सोचते, यहाँ क्यों सोचना है, मिनिमम मत सोचते जाओ। चलो भैया जनरल सॉल्यूशन है, अब जनरल सॉल्यूशन की बात आई है, सेकंड x इज इक्वल टू √2, ये भी मेरे को पसंद है, इसको cos बना देते हैं, तो ए तो भी कर लेवर का था cos x इज इक्वल टू 1/√2। अब हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, और जनरल सॉल्यूशन के लिए आप लोगों को पता है कि हमने कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन देखे हैं जिनके जनरल सॉल्यूशन अभी cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में आ रहा है, तो cos x इज इक्वल टू इसको लिखेंगे cos ऑफ पाई बाय 4,
तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, अगर इस फॉर्म में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 2n पाई अल्फा। देख लिया, गलती कर दी थी आप लोगों ने। अरे मैं तो, मेरा तो एज ए टीचर फर्ज बनता है मैं चेक करूँ आप लोगों को। आप सही कर आयुष, सीरियस मत होते जाओ। तो क्या होगा फिर, ये देखो cos थीटा और ये अल्फा हो गया, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस उल्फा, उल्फा क्या है पाई बाय 4, n बिलोंग्स टू z। तो ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। तो क्या है ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन है। हाँ मतलब वही ऑप्शन, यही तो फायदा होता है ऑप्शन में कि अगर मान लो आपको cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का आपको पता नहीं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, तो वहां सब जगह 2n पाई लिख रखा है। सीडी का ये तो फायदा है, ज्यादा दिमाग लगाने का अवसर ही नहीं देते। लिख लो भाई, चारों ऑप्शन में 2n पाई लिख रखा है, अब सोच लो बस ये 1/√2 cos के किस एंगल का वैल्यू होता है। अब ये जो ना सोच पाए फिर तो भाई क्या ही कहे इसके बारे में। मिठू कहाँ गए, मिठू क्वेश्चन नंबर 4 पहा। क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये cos p थीटा इज इक्वल टू cos q थीटा वेयर p इज नॉट इक्वल टू q दिया है, और आपको पूछा है कि देन थीटा इज इक्वल टू, जनरल सॉल्यूशन की बात की है। अगर ऑप्शन अगर आप देखेंगे, लिखोगे ऑप्शन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन p प्लस माइनस q, b थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, c थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस p एंड d थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस q। चलिए अब ये आगे cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा वाला है, तो इसको हम लोग थीटा मानेंगे और इसको उल्फा मानेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा मतलब p थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस उल्फा, उल्फा मतलब q थीटा। अब देख लो आंसर थीटा के फॉर्म में लिखा है, तो इस भाई साहब को इधर भेजना पड़ेगा। और इसको एक थीटा है ना, तो एक काम करते इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं और थीटा कॉमन निकालते हैं, तो p थीटा प्लस माइनस q थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। अब इसको माइनस प्लस लिखो, प्लस माइनस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपने इसमें से ले लिया थीटा कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, p प्लस माइनस q इज इक्वल टू 2n पाई। तो भाई साहब थीटा क्या आ गया आपका 2n पाई डिवाइडेड बाय p प्लस माइनस q। हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5। E polar coordinates of a point R, polar coordinates दिलेले 2, 5/4, then it's a Cartesian coordinate। हे सगळं सोपं असतं। पोलर कोऑर्डिनेट दिए, अब पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, r इज इक्वल टू 2 है और थीटा इज इक्वल टू 5/4 है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं हम, काही जण विसरले का, x इज इक्वल टू r cos थीटा y इज sin थीटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो x इज इक्वल टू r कितना दिया है 2 cos π/4, y इज इक्वल टू 2 sin π/4। हाँ बेटा, तो x इज इक्वल टू 2 into 1/√2, y इज इक्वल टू 2 into 1/√2। तो 2 को लिख सकते हैं √2 into √2 से √2 गया √2, और y इक्वल टू 2 into √2। तो कौन सा ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन डी। तो इधर एडम नोट बाय लिखना है इधर कर। हां अच्छा, ये इंडिकेशन होता है टाइम होने का। वेळ धक्के बोलत राहायचं दिसतंय, ह्या माणसाला कधी कळलं टाइम झालेला आहे, याचं इथंच चालू आहे, तर त्याचीच माझ्या चालू आहे। आम्हाला आणखी खालचं डोकं लावायचंय। ठीक आहे, बघा आणखी याच्यामध्ये 5-7 क्वेश्चन उरलेले, ते ट्राय करा। उद्या जर मी स्टेट लाईन घेईल
हाँ? ठीक है स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करूया 8 ते 10 मध्ये ठीक आहे चल कल मिळतो